ध्यान से सुन लो, पहले पढ़ लो, बाद में कमेंट कर लेना, आप कमेंट मत करो। ठीक है, चलो तो देखिए हमारा जो चैप्टर है वो एंडोक्राइन सिस्टम है और उसमें आज पहली ग्रंथि मैंने स्टार्ट की है हाइपोथैलेमस। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज पढ़ लो। और साइंस कॉमन है, चाहे वो एनटीपीसी दे रहे हैं आप, चाहे आप आरआरबी दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, साइंस कॉमन ही रहनी है, साइंस कॉमन ही रहनी है। ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस, कल मैंने बताया था हाइपोथैलेमस की अगर लोकेशन पूछी जाइए कहाँ होती है तो मैम आपने पढ़ाया है कहाँ पर होता है, ये ब्रेन में होता है, पढ़ा चुकी हूँ राइट। कल बताया था मैंने हाइपोथैलेमस कहाँ है, तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, तो मैम हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, ये एक ब्रेन के पार्ट, एक ब्रेन का पार्ट भी होता है और एज ए ग्लैंड भी काम करता है, एज ए ग्रंथि भी काम करता है। ब्रेन का पार्ट, पहले ध्यान से सुनो, हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, ये जो आगे वाला दिमाग होता है यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। दूसरा होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का मतलब होता है मध्य मस्तिष्क, ये जो बीच में होता है सेंटर में, और सबसे पीछे होता है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन या हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो हाइपोथैलेमस है वो कौन से ब्रेन का पार्ट होता है, तो आपको आंसर देना है हाइपोथैलेमस कौन से ब्रेन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन का। तो दूसरा पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। और हिंदी में क्या होगा, तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, अब एज ए ब्रेन क्या काम करता है और एज ए ग्लैंड क्या काम करता है, दोनों की तरह आपको देखना है कि एज ए ग्लैंड और एज ए, ठीक है, एज ए ब्रेन और एज ए ग्लैंड क्या काम करता है। देखो एज ए ब्रेन क्या काम करता है, पहले सुन लो, पढ़ लो आराम से, बाद में बातें कर लेना। अगर मैं बात करूं एज ए ब्रेन, इस पार्ट का क्या क्या काम होता है, तो हाइपोथैलेमस का काम होता है कि आपको भूख लग रही है उसको फील करवाना, मैंने यहाँ लिखा है हंगर, मतलब भूख लग रही है उसको फील करवाना। आपको प्यास लग रही है, थर्स्ट, तो आपको फील करवाना। जो आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आपका भी नमकीन खाने का मन कर रहा है, आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, तो वो कौन सा ब्रेन आपको फील करवा रहा है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद अगर आपको कहीं भी इंटरनली दर्द हो रहा है, आपको अंदर ही कहीं पर दर्द हो रहा है, जैसे आपके सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपके बैक में पेन हो रहा है, तो वो कौन फील कर, देखो इसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपके जो इमोशंस होते हैं, जो इमोशंस है, कैसे आपके इमोशंस है, कैसे आपकी फीलिंग्स है, वो कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। आपका मूड कैसा है वो भी कौन फील करवाएगा, हाइपोथैलेमस। आपका मूड, डांस करने का मूड हो रहा है तो डांसिंग, जैसे स्लीप है तो वो भी फील कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सारे के सारे जो फीलिंग्स, इमोशंस, जैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है वो भी कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। आपके मन में किसके लिए कैसी फीलिंग्स आ रही है, लव वाली है, हेट वाली है, तो वो कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भूख का लगना और प्यास का लगना कौन सा ब्रेन फील करवाता है, तो आपको आंसर क्या देना है, हाइपोथैलेमस फील करवाता है। ठीक है, तो मैम एज ए ब्रेन क्या क्या काम हो गए इसके, एज ए ब्रेन कहीं पे दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मूड कैसे फीलिंग्स है, कैसे इमोशंस है, किसके लिए कैसी फीलिंग्स आ रही है, प्यार वाली, अच्छी वाली या बुरी वाली, वो सब कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। अब बात आती है कि मैम एज ए ग्लैंड क्या काम करता है। हम यहाँ पे मैम ग्रंथियां पढ़ रही हैं, तो एज ए ग्लैंड क्या काम करता है, ये तो एज ए ब्रेन की तरह काम हो गया। अब मैंने बताया कि ग्रंथियां किसको बोलेंगे, ऐसे ऑर्गन जो क्या बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो मैम इससे क्या बन रहा होगा, इससे हार्मोन बन रहा होगा, इससे हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा होगा। अब इससे कौन सा हार्मोन बनता है, आपको नाम याद रखना है, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन बनाता है, तो इसको कहते हैं TRH हार्मोन, इसको कहते हैं TRH हार्मोन। और इसकी फुल फॉर्म होती है थायरो, इसकी फुल फॉर्म होती है थायरोट्रोपिन हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन,
थायरोट्रोपिन हार्मोन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे इसको थायरोट्रोपिन हार्मोन ही कहा जाता है। और इस हार्मोन का काम क्या होता है? इस हार्मोन का काम होता है आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। इट रेगुलेट्स ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इसका कार्य मानव के शरीर के तापमान को संतुलन करके रखना है। मानव के शरीर के तापमान को संतुलन रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि थायरोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसीलिए इस ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को शरीर का तापमापी भी कहा जाता है या थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किस ग्रंथि को मानव के शरीर का तापमापी ग्रंथि कहा जाता है, आप आंसर क्या देंगे? हाइपोथैलेमस। आपसे पूछे थर्मामीटर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो भी क्या बोलेंगे आप? हाइपोथैलेमस। कभी कभी इसको थर्मो रेगुलेटरी भी बोलते हैं, तो वो भी किसको बोलेंगे? हाइपोथैलेमस। वो कितने सारे पॉइंट हो गए। इसको शरीर का तापमापी बोलेंगे, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, भूख लगना प्यास लगना कौन फील करवाता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस हाइपोथैलेमस को कहा जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड। इस हाइपोथैलेमस को कहा जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड और हिंदी में बोलेंगे सुपर मास्टर ग्रंथि, या इसका दूसरा नाम होता है मास्टर ऑफ मास्टर, या इसका दूसरा नाम होता है मास्टर ऑफ मास्टर। क्यों बोलते हैं तो ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। सुपर मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है या मास्टर ऑफ मास्टर किस ग्रंथि को कहा जाता है? देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, मैंने क्या पढ़ाया? तो लास्ट क्लास में ठीक है, देखो तो लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया? लास्ट क्लास में मैंने बताया कि कितनी एंडोक्राइन होती है? 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। 9 में से एक कौन सी लिखवाई थी मैम ने? हाइपोथैलेमस। दूसरी कौन सी लिखवाई थी? तो मैम ने लिखवाई थी पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान से सुनना, दूसरी कौन सी लिखवाई थी? पिट्यूटरी ग्लैंड, और जिसको हिंदी में क्या नाम दिया था मैम ने? पीयूष ग्रंथि नाम दिया था। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है? देखो टोटल कितनी है? 9 में से एक हटा दो पिट्यूटरी, एक हटा दो तो हाइपोथैलेमस, तो कितनी बची? 7 बची। तो पिट्यूटरी क्या करती है? 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट या कंट्रोल करती है। इसीलिए पिट्यूटरी को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। ठीक है, कैसे कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो जाकर स्टिमुलेट करते हैं बाकी की 7 ग्लैंड को और वो अपना हार्मोन बनाती हैं। पिट्यूटरी क्या करती है? 7 एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है कि कब उनको हार्मोन बनाना है, कब उनके हार्मोन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है, कब इंक्रीज करना है। क्लियर है? तो पिट्यूटरी ने जब 7 को कंट्रोल किया, जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, बच्चों को कौन कंट्रोल करता है? मास्टर कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही 7 बच्चों को किसने कंट्रोल कर लिया? पिट्यूटरी ने। पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड। बट पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो इसको क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड। देखो क्वेश्चन कितने सारे बन गए। आपसे पूछे पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे? सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चंस आपको हाइपोथैलेमस से याद रखने थे। तो आपका एक ग्लैंड कंप्लीट हो गया, हाइपोथैलेमस। क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे हाइपोथैलेमस में? फोरब्रेन का पार्ट है, मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये जो ग्लैंड है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है, तो इसको तापमापी ग्रंथि का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, दूसरी ग्लैंड लिखूं मैं यहाँ पे। दूसरी ग्लैंड आती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, प्लीज कमेंट मत करो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम आपके सर पे आ चुके हैं। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? प्लीज पढ़ाई के टाइम पर बिल्कुल भी बात मत करो। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी को हिंदी में मैं हमने बताया था, पिट्यूटरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? देखिए
पिट्यूटरी को कहा जाता है हिंदी में पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। अब पिट्यूटरी से बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सारे याद रखने हैं। पहली बात तो मैम इसकी लोकेशन पूछी जाए तो आप बता चुकी हैं, कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर होता है, बता चुकी है मैम। दूसरा आपसे पूछे पिट्यूटरी, मैंने कल बताया था पिट्यूटरी इज द सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ मैम आप ये भी पढ़ा चुकी हैं, कल बताया था। दूसरे स्थान पर सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाए अंतःस्रावी में तो आंसर क्या देंगे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथि से सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, किस ग्रंथि से सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, तो पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है, कितने हार्मोन, 11 हार्मोन। तो आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है, कितने, तो 11 हार्मोन। अब आप डरो मत, आपको 11 हार्मोन नहीं याद करने, आपको कम से कम 4-5 हार्मोन याद करने हैं, वहीं से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से, देखो सबसे पहला हार्मोन, प्लीज बातें मत करो, कमेंट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, जिन बच्चों का एग्जाम है वो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अभी जितना पढ़ाया जा रहा है प्लीज उस पर तो फोकस कर लो, पहले यहाँ पढ़ लो। तो पिट्यूटरी से सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं, कितने, 11 हार्मोन। एक पॉइंट और अभी मैम ने बताया पिट्यूटरी को कैसी ग्लैंड बोलते हैं, तो पिट्यूटरी को मैम आपने बताया है मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी क्या करती है, 7 एंडोक्राइन कंट्रोल करती है, 7 एंडोक्राइन ग्लैंड को, किसको छोड़ के, हाइपोथैलेमस को छोड़ के। क्लियर है, आप देखो कौन कौन से हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन है यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन है यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो ग्रोथ हार्मोन को हिंदी में कहा जाता है वृद्धि वाला हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वृद्धि करवाने वाला, वृद्धि हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को एक नाम से और भी बोल सकते हैं आप, मैंने और लगा दिया, उसको बोल सकते हैं सोमेटोसिन हार्मोन। इसको कभी कभी सोमेटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कभी भी कि अगर सोमेटोसिन या ग्रोथ हार्मोन पूछे तो कौन सा, तो आपको बताना है कौन सा, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोसिन। अब इसका काम क्या होता है ग्रोथ हार्मोन का, ये आपकी बॉडी में जो आपके सेल्स और आपके जो बोन्स वगैरह हैं उनकी ग्रोथ करवाता है और आपको हाइट देता है, आपको लंबाई प्रदान करने का काम करता है। आपके बॉडी की जो हाइट होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। इसको हाइट देने वाला हार्मोन या हाइट हार्मोन भी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है हाइट हार्मोन किसको कहते हैं, तो आपको क्या बोलना है, सोमेटोसिन या ग्रोथ हार्मोन। अब पूछे आपसे कि अब आपसे पूछे कि जो हाइट हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड बनाती है, तो आपको आंसर क्या देना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे बॉडी की जो हाइट होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है, सोमेटोसिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। कौन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आप देखो किसी दिन आपके बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन अगर आपके बॉडी में इस ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या होगा, और अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 टर्म लिखे हैं, एक टर्म लिखा है मैंने इधर की साइड हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन, हाइपो का मतलब होता है अल्प, अल्प का मतलब होता है कम। मतलब क्या हो गया कि मतलब मैम अगर ये सोमेटोसिन या ग्रोथ हार्मोन कम निकल गया तो क्या हो गया, तो इंसान की हाइट क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। और इंसान की हाइट कम रहने वाली बीमारी को क्या बोलेंगे हम, बौनापन या ड्वार्फिज्म। इसको क्या बोलेंगे हम, ड्वार्फिज्म। ठीक है, आपने देखे होंगे वो सर्कस में जमूरे आते हैं, या वो एक ज्योति नाम की छोटी सी लड़की है इंडिया में, ड्वार्फिज्म, बौनापन। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन नहीं निकला। वो ज्योति नाम की लड़की है ना, देखिए होगा अपने बिग बॉस में आई है, या ये जो जमूरे आते हैं सर्कस वगैरह में, तो उनकी हाइट कम होती है तो उनको क्या बोला जाएगा, ड्वार्फिज्म। दूसरा, अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया, बहुत ज्यादा निकल गया, तो क्या हो जाता है, हाइपोथैलेमस को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है सर। हाइपोथैलेमस ब्रेन है, ब्रेन को कौन कंट्रोल कर सकता है, ब्रेन सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है। ठीक है कपिल शर्मा, देखो दूसरा है हाइपर सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है ज्यादा निकलना, हिंदी में होगा अल्प बहिश्रावण। बहिश्रावण का मतलब हो गया, या अधिश्रावण बोल सकते हैं आप इसको। अधि का मतलब होता है ज्यादा निकलना,
हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। मतलब ये हार्मोन बहुत ज्यादा निकल गया तो इंसान की हाइट बहुत ज्यादा चली जाएगी और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है जाइजेंटिज्म, उसको बोला जाता है जाइजेंटिज्म और हिंदी में बोलेंगे लंबापन। आपने देखा होगा जैसे ग्रेट खली की थोड़ी सी हाइट ज्यादा है, या आप देखना कभी एक बंदा है ऑस्ट्रेलिया का जिसका गिनीज बुक में रिकॉर्ड है तो वो भी जाइजेंटिज्म में आता है, बहुत ज्यादा हाइट होना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पिट्यूटरी 11 हार्मोन बनाती है, 11 में से एक हार्मोन कौन सा होता है, हाइट हार्मोन होता है। और हाइट हार्मोन क्या करता है, तो मैम हाइट हार्मोन का काम होता है क्या करना, हमारे बॉडी की टिश्यू सेल्स की ग्रोथ करवाना और दूसरा क्या, ये अगर ये हार्मोन कम निकला तो इंसान बौना हो जाएगा और ज्यादा निकला तो इंसान क्या हो जाएगा, जाइजेंटिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दूसरा हार्मोन पिट्यूटरी से, दूसरा हार्मोन लिखवा रही हूं मैं पिट्यूटरी से। दूसरा हार्मोन है यहाँ पर ACTH हार्मोन। ठीक है, ये 2 नंबर वाला हार्मोन का नाम लिखा मैंने ACTH हार्मोन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, कुछ भी अलग से नाम नहीं है, सेम नाम है, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, कुछ भी अलग से नाम नहीं है। ठीक है, देखो अब ये क्या काम करता है, इस हार्मोन का काम होता है आपके बॉडी में प्यूबर्टी एज को रेगुलेट करना। प्यूबर्टी एज क्या होती है, जिसको कहा जाता है किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था, कब आपके बॉडी में प्यूबर्टी एज स्टार्ट करनी है, कब आपके बॉडी में प्यूबर्टी एज खत्म करनी है। जो प्यूबिक चेंजेस आते हैं, जो किशोरा अवस्था के टाइम पे लड़का और लड़की में चेंजेस आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होता है, ब्रेन में होता है सर। ठीक है, तो जो और 4 ब्रेन का ही पार्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी 4 ब्रेन में ही होता है। ठीक है, तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का काम क्या होता है, प्यूबर्टी एज को कंट्रोल करना, कब आप में किशोरावस्था लानी है और कब आपकी किशोरावस्था को खत्म करना है। जैसे लड़कों की अलग होती है प्यूबर्टी एज, लड़कियों की अलग होती है। ठीक है, लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों की आवाज का मतलब आवाज का बहुत पतला हो जाना, पिच का लड़कियों की जो पिच है उसका हाई हो जाना। ठीक है, और लड़कों का क्या होता है, लड़कों की आवाज का हैवी हो जाना, लड़कों में ताड़ी मूंछ का आना, लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्टार्ट होना, उसको बोलते हैं आप अपनी प्यूबर्टी एज। तो इस हार्मोन की वजह से आपकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट होगी और इसी हार्मोन का काम होता है क्या, आपकी प्यूबर्टी एज को खत्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो 2 हार्मोन हो गए। पहला हार्मोन में हमने बताया ग्रोथ हार्मोन, दूसरा बताया ACTH हार्मोन। थर्ड हार्मोन लिखो यहाँ पर, तीसरा हार्मोन कौन सा होता है, तीसरे हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। थर्ड हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहां से बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए ध्यान से सुनना इस हार्मोन के बारे में, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये जो हार्मोन है इसके 2 नाम होते हैं। इस हार्मोन को बोलते हैं बर्थ हार्मोन, ठीक है, जन्म लेने वाला हार्मोन, या इस हार्मोन को कहा जाता है लव हार्मोन। लव हार्मोन का मतलब होता है प्यार वाला हार्मोन। ठीक है, ध्यान से सुनो, इस हार्मोन को बर्थ हार्मोन और इसी हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं। बर्थ हार्मोन को हिंदी में बोलेंगे जन्म लेने वाला हार्मोन या जन्म लेने में सहायक हार्मोन, जन्म लेने में सहायक हार्मोन। देखो इसको बर्थ हार्मोन कब बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलेंगे कि जब ये लड़कियों के बॉडी में रिलीज हो रहा है, और नॉर्मली ये लड़कियों के शरीर में ही रिलीज होता है, लड़कियों के शरीर में निकलता है ये। और इसको लव हार्मोन कब बोलते हैं, जब ये लड़कों में बनने लग जाता है तब इसको लव हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है लड़कियों के शरीर में क्या काम होता है। इसके 2 काम होते हैं लड़कियों के शरीर में। सबसे पहला इसका काम क्या होता है, तो पहला काम होता है इसका बर्थ हार्मोन का कि डिलीवरी के टाइम पर
कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी डिलीवरी होनी है, तो उस टाइम पर क्या होता है, लेबर पेन को कम करना, इट डिक्रीज लेबर पेन। और लेबर पेन क्या होता है, प्रसव पीड़ा को कम करना, प्रसव पीड़ा को कम करना। जो डिलीवरी के टाइम पर जब बच्चा जन्म हो रहा होता है तो फीमेल यूट्रस का साइज इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, लड़की को थोड़ा सा कम दर्द हो डिलीवरी के टाइम पर, लेबर पेन क्या हो, डिक्रीज हो जाए। तो जन्म लेने में इसने आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि इसका काम होता है डिलीवरी के टाइम पर लेबर पेन को डिक्रीज करना, प्रसव पीड़ा को कम करना। कब, जब जन्म हो रहा है तब। तो बच्चे के जन्म लेने में हेल्प कर दी तो इसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं। दूसरा इसका काम होता है मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना। मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, तो मैम दूध बनाने वाली ग्रंथियों को हम मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है, तो इसको बर्थ हार्मोन बोल दिया। अब आइए यहाँ पर, इसको हम लव हार्मोन बोलते हैं। कब, जब ये मेल के बॉडी में रिलीज होने लग जाता है, जब ये लड़कों में बनने लग जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, मेल, इसको लव हार्मोन बोल देते हैं। देखो लड़का तो वो पहले से ही था, प्लस उसमें लड़कियों वाले कैरेक्टर भी आ जाते हैं यहाँ पर इस हार्मोन की वजह से। इस हार्मोन के इम्बैलेंस का मतलब समझ रहे हैं कि इसका सिक्रेशन कहाँ हो गया, लड़कों में हो गया, तो उस लड़के में आ जाती है बाइसेक्सुअलिटी आ जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, इसी को लव हार्मोन, इसी को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गाय और भैंसों को कम टाइम में ज्यादा दूध का प्रोडक्शन करने के लिए कौन से हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो आपको आंसर क्या करना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, जिस गाय और भैंस को आपने इंजेक्शन लगाया है उस गाय और भैंस की जो मेमोरी ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट कर देगा, और उनको जैसे ही स्टिमुलेट करा तो क्या हो जाता है कि वो स्टिमुलेट होकर बहुत ज्यादा कम टाइम में ज्यादा क्या दे देती है, तो कम टाइम में ज्यादा दूध का प्रोडक्शन हो जाता है। एक बार बीच में इसको बैन भी किया था, क्योंकि जो गाय और भैंसों को अगर ज्यादा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे उनके मेमोरी ग्लैंड खराब भी होने लग जाते हैं। तो याद रखिएगा, गाय और भैंस में कम टाइम में ज्यादा दूध के प्रोडक्शन को ज्यादा दूध के प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इस हार्मोन को। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने हार्मोन पढ़ लिए, तो 3 हार्मोन पढ़ लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हार्मोन कौन सा होता है, 4 नंबर पे नेक्स्ट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन, देखो इसको कैसे याद करो, लैक्टिन से लैक्टिक एसिड बनता है ना, और लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो लैक्टिक एसिड दही में होता है, और दही किससे बनता है, दूध से बनता है। तो ऐसा कुछ रिलेट कर लो आप इसको। तो इस प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, लड़कियों के शरीर में बनता है, ये नॉर्मली फीमेल में रिलीज होता है, और इसका काम होता है जो मिल्क की क्वांटिटी है उसको रेगुलेट करना। तो आपको लिखना है इट रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, दूध की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना, दूध की मात्रा पे संतुलन बनाए रखना। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आपने पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन पढ़ लिए, तो मैम पहला कौन सा पढ़ा हमने, ऑक्सीटोसिन। दूसरा आपने पढ़ा यहाँ पर ACTH हार्मोन, तीसरा हाइट हार्मोन, और चौथा कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। बस आपको ये 4 हार्मोन याद रखने हैं, किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्लियर है, ये चारों के चारों हार्मोन आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से याद रखना है। और पिट्यूटरी से और क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, एक क्वेश्चन आता है पिट्यूटरी का साइज कैसा होता है या कैसे आकार का होता है, तो आपको याद रखना है मटर के दाने जैसा होता है, पी शेप में होती है।
मटर के जितना बड़ा मटर का दाना होता है उतनी बड़ी ही बस आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कहाँ होती है? तो ये भी ब्रेन के अंदर होती है। नेक्स्ट लिखो 3 नंबर पे कौन सी ग्लैंड है? तो 3 नंबर पे मैम आपने लिखवाई थी कल पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड, और हिंदी में इसको कहा जाता है पीनियल काय ग्रंथि। हिंदी में इसका नाम होता है पीनियल काय ग्रंथि। ठीक है, देखो इसमें भी आपको 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या था? कल ही बता कर गई मैं, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आप आंसर क्या देंगे? पीनियल बॉडी ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा देखो, दूसरा ये भी कहाँ होती है, इसकी लोकेशन भी कहाँ होती है पूछा जाए तो ये भी ब्रेन में होती है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखो, इस ग्लैंड को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, इस ग्लैंड को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। हिंदी में इसको बोलते हैं जैविक घड़ी, हिंदी में इसको कहते हैं जैविक घड़ी ग्रंथि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती हैं। अब बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जैसे डाइजेशन, जैसे एक्सक्रीशन, जैसे सर्कुलेशन, इन सबको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस। अब बात आती है कि इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इस ग्लैंड से हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन। एक ही हार्मोन बनाती है, सिर्फ एक हार्मोन बनाती है। कौन सा? तो इससे जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन। एक ही हार्मोन बनाती है मेलेटोनिन। और इस मेलेटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है? इस हार्मोन का काम होता है आपको नींद लाना, स्लीपिंग, और आपको जगाना, स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस। इट कंट्रोल ऑन स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस। इस हार्मोन का कार्य नींद लाना और आपको उठाना, दोनों। ठीक है, तो नींद लाना और नींद से जगाना। ठीक है, इस हार्मोन का कहा जाता है, इसको नाइट हार्मोन कहा जाता है, इसका नाम होता है नाइट हार्मोन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि रात वाला हार्मोन कौन सा है। इसको नाइट हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेनली जो होता है वो अंधेरे में या नाइट के टाइम पर निकलता है। रात को 9-10 बजे के बीच में निकलना स्टार्ट होता है और सुबह 4-5 बजे तक ये आपका निकल के खत्म हो जाता है। इसीलिए साइंस कहती है कि जो नेचुरल नींद होती है वो किसकी वजह से आती है? मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से आती है। और कब आती है? जब आपको 9-10 बज जाए रात को, आपके बॉडी में मेलेटोनिन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाए, आपको नींद आएगी। और बाद में जब नहीं आएगी तो आपको, और उसके बाद नहीं आएगी, जब मेलेटोनिन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो आपकी नींद क्या हो जाएगी? आप जाग जाओगे नींद से। ठीक है, तो इसको या तो नाइट हार्मोन कहते हैं, या इसी हार्मोन का दूसरा नाम होता है डार्कनेस हार्मोन, डार्कनेस हार्मोन, अंधेरे वाला हार्मोन, अंधेरे में निकलता है ये। और साइंस कहती है जो आपकी नेचुरल नींद होती है वो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में होती है। क्योंकि वो किस हार्मोन की वजह से होती है? तो वो मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से होती है। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? बायोलॉजिकल घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल बॉडी ग्लैंड को। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेन में। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? मेलेटोनिन। इस हार्मोन का काम क्या होता है? मैम ये हार्मोन निकलेगा तो हमें नींद आएगी, और ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो हम जाग जाएंगे। ठीक है, देखो अब इस हार्मोन का अगर हाइपो और हाइपर सिक्रेशन हो गया तो क्या हो सकता है? तो इधर लिखा मैंने हाइपो, इधर लिखा मैंने हाइपर। हाइपो का मतलब क्या है? कम, और हाइपर का मतलब क्या है? ज्यादा। ये हार्मोन कम निकला तो इंसान को नींद क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है, और इंसान को नींद कम आएगी और नींद नहीं आएगी, नींद ना आने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं हम? इंसोम्निया। नींद ना आने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। और हिंदी में क्या कहा जाता है? अनिद्रा। अनिद्रा। नींद ना आने वाली बीमारी क्या होती है? इंसोम्निया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंसोम्निया किस हार्मोन के डिक्रीज होने से आता है? तो आपको बोला इंसोम्निया मेलेटोनिन हार्मोन के डिक्रीज होने से हो जाती है। अब मैम ये ज्यादा निकला, ज्यादा निकलेगा इंसान को ज्यादा नींद आएगी, और ज्यादा नींद आएगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा।
अब ज्यादा सो रहे हैं आप, मान लो 24 घंटे में से 22 घंटे आप सो रहे हैं और 22 घंटे सो रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा आपके बायोलॉजिकल रिएक्शंस कैसी हो गई हैं। आपके सारे के सारे जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, जो जैविक क्रियाएं हैं आपके शरीर के अंदर जो होती हैं, वो सारी इम्बैलेंस हो जाएंगी। कब कितने फूड का डाइजेशन होना है, कब कितना एक्सक्रीशन होना है, कितना ब्लड को सर्कुलेट करना है, सारी की सारी आपकी जो इंटरनल रिएक्शंस है वो क्या हो जाएंगी, इम्बैलेंस हो जाएंगी। मतलब आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा था, जो सारी रिएक्शंस एक टाइम्स के साथ, जो सारी रिएक्शन एक टाइम के साथ हो रही थी, टाइम पर हो रही थी, तो अब वो क्या हो जाएंगी, अब नॉर्मल हो जाएंगी। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, अब नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल रिएक्शंस। अब नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक, हिंदी में इसको बोलेंगे असामान्य जैविक घड़ी। असामान्य जैविक घड़ी मतलब क्या हो जाएगा, कहने का कि हमारी जो जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, इम्बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, पीनियल बॉडी को बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। कब कितने खाने का डाइजेशन होना है, कितना एक्सक्रीशन होना है, कितना ब्लड को सर्कुलेट होना है, सारी की सारी रेस्पिरेशन बायोलॉजिकल क्लॉक की सारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती हैं, सारी रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड कहाँ थी, तो ये तीनों ब्रेन के अंदर थी। अब नेक्स्ट 4 नंबर पे आती है आपकी थायराइड ग्लैंड। 4 नंबर पे आती है आपकी थायराइड ग्लैंड, और हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको कल मैम ने बताया था, इसको कहा जाता है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि ध्यान रखना कहाँ होती है, तो मैम ये गले में होती है, और गले वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, थोरैसिक, गले में होती है आप। ठीक है, अब गले में कैसे होती है, तो इसका आकार जो होता है वो कुछ ऐसा सा होता है, ये एच आकार की ग्रंथि होती है, ऐसे होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ग्रंथि का आकार एच आकार होता है, एच शेप ग्लैंड कौन सी होती है, तो आपको आंसर क्या देना है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसे होता है, तो थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा, एच आकार का, या ये थोड़ी बहुत बटरफ्लाई जैसी लगती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्रंथि का आकार तितली का आकार होता है, या बटरफ्लाई के जैसा आकार वाली कौन सी ग्रंथि होती है, आपको आंसर क्या देना है, थायराइड। थायराइड कहाँ होती है, गले में, किस कैसी होती है, एच शेप ग्लैंड या बटरफ्लाई ग्लैंड। अब आता है कि इस थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, बता सकते हैं आप कौन सा हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। देखिए, तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, 2 हार्मोन रिलीज करती है। थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करती है। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि थायराइड ग्लैंड है तो एक ही हार्मोन निकल रहा होगा, बट आपको याद रखना है थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनो। पहला हार्मोन है, इसको कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। पहले हार्मोन का नाम होता है, इसको कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन होता है, इसका नाम होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सी का मतलब होता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से, एक नहीं 2 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन कितना परसेंट, 98% रिलीज करती है, और कैल्सिटोनिन सिर्फ 2% में रिलीज करती है। 2% में कैल्सिटोनिन, 98% थायरोक्सिन। अब बात आती है कि थायरोक्सिन का काम क्या होता है। थायरोक्सिन का काम क्या होता है, पहला तो होता है थायरोक्सिन का काम आयोडीन की क्वांटिटी को रेगुलेट करना। आयोडीन की क्वांटिटी को रेगुलेट करना, इट
रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? तो आयोडीन कहाँ से मिलता है? हमें नमक से मिलता है, बताइए आपको। दूसरा, इस हार्मोन का काम होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करना। इस हार्मोन का काम होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिक प्रोसेस में मेनली इसका काम होता है डाइजेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करना। यह हार्मोन पाचन प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है। यह हार्मोन पाचन प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है, ठीक है। तो इस हार्मोन का पहला काम क्या हो गया? आयोडीन की क्वांटिटी को रेगुलेट करना। और आपने पढ़ा है कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है, गोइटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर आपके बॉडी में आयोडीन डिक्रीज हो गया तो आपको घेंगा रोग या गोइटर हो सकता है, गोइटर या घेंगा रोग हो सकता है। तो थायरोक्सिन का काम क्या हो गया मैम? एक काम हो गया थायरोक्सिन का आयोडीन क्वांटिटी। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? तो नमक से, बोले तो सोडियम क्लोराइड से। दूसरा, मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिक प्रोसेस में कौन कौन से आती है? डाइजेशन आता है, ब्लड सर्कुलेशन आता है ना। बट मेन कौन सा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो कैसे कंट्रोल करता है, इसका काम क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में? थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा और ये जाकर आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई कितना कब एंजाइम बनाना है और कितना फूड का डाइजेशन करना है। तो मेनली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करके रखता है? तो आपको बताना है थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अरे आज बहुत बफरिंग हो रहा है, बच्चे बोल रहे देखो। अब आता है कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? कैल्सी का मतलब होता है कैल्शियम। एक बात बताओ, आपसे पूछा जाए एग्जाम में हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ कैल्शियम होता है? ठीक है, कहाँ कहाँ कैल्शियम होता है? आप क्या क्या बताएंगे हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ कैल्शियम होता है? मैम हमारे बालों में होता है, हमारे नाखूनों में होता है, ये भी पता है। और उसके अलावा आप क्या बोलेंगे? मैम हमारे दांतों में होता है और हमारी हड्डियों में होता है। बट आज के बाद आपसे कोई पूछे कैल्शियम कहाँ होता है तो आप बोलना ब्लड में भी कैल्शियम होता है। ये 4 जगह का कैल्शियम तो हर कोई बता देगा, बच्चों को पता होता है बालों में, नाखूनों में यहाँ पर कैल्शियम होता है, हड्डियों में भी कैल्शियम होता है। बट आज के बाद आपको बताना है कि हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है, ठीक है। ये हार्मोन कब निकलता है? ध्यान से सुनो, मैंने बोला है कि हमारे ब्लड में क्या होता है? कैल्शियम होता है। और कैल्शियम की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको होती है? हड्डियों को होती है। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है, ठीक है। देखो, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? ये कब निकलेगा? जब आपके ब्लड में एक्सेस कैल्शियम हो जाता है। ये हार्मोन कब निकलता है? जब आपके ब्लड के अंदर एक्सेस कैल्शियम हो जाता है। और इस ब्लड में से एक्सेस कैल्शियम को उठाकर कहाँ ट्रांसफर कराता है? ये बोन्स के पास ट्रांसफर कराता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होने लग जाता है? कैल्सिटोनिन। क्या करता है वो? ब्लड के एक्सेस कैल्शियम को कहाँ ट्रांसफर करके आ जाता है? बोन्स के पास, बोले तो हड्डियों के पास। मान लो किसी दिन आपकी हड्डी के पास 2 ग्राम कैल्शियम की कमी है, तो वो हड्डियां कैल्शियम कहाँ से मंगवा लेंगी? किससे मंगवा लेंगी? कैल्सिटोनिन से। कहाँ से मंगवा लेंगी? ब्लड से मंगवा लेंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आपको याद रखना है कि हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है और जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होता है तो एक्सेस कैल्शियम को कहाँ भेज देता है? ये बोन्स के पास या हड्डियों के पास ट्रांसफर कर देता है। तो इस ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक थायरोक्सिन, एक कैल्सिटोनिन। अब बात आती है कि थायरोक्सिन के कम ज्यादा होने से क्या हो जाता है। अब बात आती है कि थायरोक्सिन के कम ज्यादा होने से क्या हो जाती है। देखिए, इधर मैंने लिखा है हाइपो और इधर लिखा, चलो इसको लिख देते हैं हाइपोथायरोडियम। हाइपोथायरोडियम इधर बोला जाता है हाइपरथायरोडियम। हाइपरथायरोडियम
आपने सुना होगा किसी इंसान से कि डॉक्टर ने मेरा थायराइड कम बताया है, डॉक्टर ने मेरा थायराइड ज्यादा बताया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये उल्टा होता है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। हाइपो का मतलब है आपके बॉडी में थायरोक्सिन क्या हो गया, कम निकल गया। हाइपर का मतलब है आपके बॉडी में थायरोक्सिन क्या हो गया, ज्यादा निकल गया। ठीक है, हाइपोथायरॉयडियम या हाइपरथायरॉयडियम मतलब थायराइड कम हो गया, ज्यादा हो गया। हाइपो का मतलब क्या है, आपके बॉडी में कम थायरोक्सिन निकला। अब एक बात ध्यान में सुनो, यहाँ आओ। हम खाना खाते हैं, आपने खाना खाया, खाना क्यों खाते हैं हम, ताकि हमें एनर्जी मिले। अरे भैया, हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम करते हैं, और काम किससे करेंगे, जब इन ऑर्गन्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और इन ऑर्गन्स को एनर्जी कैसे मिलेगी, तो मैम आप पढ़ा चुकी हैं कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें कौन करता है, ऑक्सीजन, तो क्या बनता है यहाँ पर, एटीपी बनता है, तो ऊर्जा बन जाती है। ठीक है, अब मैम हम खाना तो 2 या 3 बार खाते हैं और हम काम तो 24 आवर कर रहे होते हैं। हमारी सेल्स, हमारे ऑर्गन्स तो काम क्या करती हैं, सारे के सारे दिन काम करती रहती हैं। तो मैम ये इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, तो आपको एक बात याद रखना है कि हमने खाना तो भले 2 या 3 या 4 बार ही खाया, हमारी सेल्स के पास क्या होता है, स्टोरेज अमाउंट में फूड होता है। हमारी सेल्स क्या करती है, फूड को स्टोर करके रखती है, और उस फूड से हम बाद में क्या ले लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, ऊर्जा ले लेते हैं। ठीक है, तो मैम हमारे बॉडी में जो बाद में एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, स्टोरेज फूड से आती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से सुनो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा स्टोर फूड या स्टोरेज फूड, या हिंदी में इसको बोलते हैं संग्रहित खाना, संग्रहित खाना किस ऑर्गन के पास होता है। ध्यान से सुनना, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा स्टोर फूड या स्टोरेज फूड अगर पूछे तो लीवर के पास सबसे ज्यादा होता है, और लीवर के पास बाद में होता है मसल्स के पास। मसल्स क्या होती है, मांसपेशियां, याद रखना। और जो मसल्स होती हैं उनकी वजह से हमारे बॉडी में 50% हमारे बॉडी का जो वेट होता है वो किसकी वजह से होता है, मसल्स के कारण। देखो हर जगह आपको ये भी क्या है, मसल्स, ये भी क्या है, मसल्स, हर जगह मसल्स मसल्स है। तो मैम आपने क्या बताया है, इस चीज को भूल जाओ, थायरोक्सिन को भूल जाओ। मैं क्या बताना चाह रही हूँ वो सुनो ध्यान से। मैंने बोला है कि थायरोक्सिन कम हो गया। अब कम का मतलब क्या है, देखो हम खाना खाते हैं मैम, खाना हम 2 या 3 बार खाते हैं और हमें एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चाहिए होती है। तो हमारे पास एनर्जी कहाँ से होती है, हमारे स्टोर फूड से बनती है। स्टोर फूड सबसे ज्यादा किसके पास होता है, लीवर या मसल्स के पास। और हमारे बॉडी में मसल्स का 50% वेट जो होता है वो किसके कारण, हमारे बॉडी का जो 50% वेट होता है वो किसके कारण होता है, मसल्स के कारण होता है। ठीक है, अब आओ यहाँ पर। मैंने बोला थायरोक्सिन कम निकला है। जब थायरोक्सिन कम निकला है, मैंने डिक्रीज का सिंबल लगा दिया। मैम जब थायरोक्सिन कम निकला, थायरोक्सिन का आपने काम क्या बताया, डाइजेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करना। थायरोक्सिन क्या बताएगा कि कब कितना एंजाइम बनाना है और कितना डाइजेशन करवाना है। मैम जब थायरोक्सिन ही कम निकला है तो एंजाइम भी क्या निकलेंगे, कम निकलेंगे। जब एंजाइम कम निकलेंगे तो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस धीरे 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 स्लो 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 होगी। अब मुझे बताओ, डाइजेशन के बाद 2 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस में फूड स्टोर होना, दूसरी प्रोसेस में फूड एक्सक्रीट आउट होना, मतलब वो फूड बनेगा जो वेस्ट होता है। तो जब पाचन की प्रक्रिया होती है तो 2 प्रक्रिया होती है, एक में फूड स्टोर होने वाली और एक में क्या होता है, आपका जो फूड है वो वेस्ट फूड में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस। एक साइड स्टोर फूड बनता है, एक साइड वेस्ट फूड बनता है। अब मुझे बताओ कि जब थायरोक्सिन हार्मोन कम निकला, मतलब हाइपोथायरोक्सिन हो गया, तो धीरे 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 क्या होगा, आपका डाइजेशन होगा। और धीरे 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 जब फूड का डाइजेशन होगा तो मैम वेस्ट फूड कम बनेगा और स्टोर फूड ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा स्टोर फूड, क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस स्लो है, धीरे 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 पच रहा है और वो आराम से स्टोर भी हो रहा है हमारी सेल्स के पास। और स्टोर होके किसके पास जाएगा, लीवर और मसल्स के पास जाएगा। और जब मसल्स के पास स्टोर फूड ज्यादा जाएगा तो मसल्स का क्या होगा, वजन बढ़ेगा। और जब मसल्स का वजन बढ़ेगा तो हमारे ओवरऑल हमारे शरीर का वजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि जब आपके बॉडी में हाइपोथायरॉयडियम होता है, जब आपके बॉडी में थायरोक्सिन कम निकलता है तो आपका वेट क्या होता है, गेन होता है, आपका वजन ज्यादा होता है। यही बात बताने के लिए मैंने आपको इतनी सारी स्टोरी बताई है, यही एग्जाम में पूछी भी जाती है, इसीलिए मैंने बताई है। आपको
वेट ज्यादा हो जाएगा, आपके बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाएगी, स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है शरीर, सूजना सुना है ना, देखा है ना, गले वाला पार्ट सूज जाएगा, या हाथ पैरों वाला जो आउटर मसल्स है वो फूल जाती हैं। तो मैम जब हाइपोथायरॉइडियम होता है मतलब थायरोक्सिन कम निकलता है, तो इंसान के बॉडी में वेट हमेशा क्या होता है, गेन होता है, वजन ज्यादा होता है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब आओ हाइपरथायरॉइडियम, मतलब बहुत ज्यादा थायरोक्सिन निकल गया। जब बहुत ज्यादा थायरोक्सिन निकल गया, बहुत ज्यादा एंजाइम बन गए। एंजाइम क्या करवाते हैं, डाइजेशन। तो मैम बहुत जल्दी 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 फास्ट डाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा डाइजेशन हो रहा है, मतलब स्टोर फूड को स्टोर होने के लिए टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। तो क्या होगा इस बार, वेस्ट फूड ज्यादा होगा। वेस्ट फूड ज्यादा, स्टोर फूड कम। जब स्टोर फूड हमारी मसल्स के पास कम आएगा तो मसल्स का वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मसल्स का वजन कम तो हमारे शरीर का वजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ज्यादा होता है तो वेट हमेशा लॉस होता है, वेट वजन की कमी होती है। वजन की कमी और मसल्स आपकी पतली हो जाती है, आंखें बाहर निकल जाती हैं, उसको कहा जाता है आंखें बाहर निकलना। इसको बोलते हैं बल्गिंग ऑफ आईज, बल्गिंग ऑफ आईज। और हिंदी में बोलते हैं आंखों की पुतली का बाहर आना, आंखों की पुतली का बाहर आना। और जब वजन कम होने के कारण आंखों की पुतली बाहर आ जाती है, बोलते हैं ना कुपोषण का शिकार हो गया, तो इस बीमारी को नाम दिया जाता है ग्रेव्स डिजीज। इसको कहा जाता है ग्रेव्स डिजीज। और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेव्स डिजीज किस ग्लैंड से रिलेट करती है। आपको आंसर क्या देना है, तो थायराइड ग्लैंड से। हिंदी में सेम नाम है, ग्रेव बीमारी। ग्रेव बीमारी किस हार्मोन के ज्यादा निकलने से ग्रेव डिजीज, तो थायरोक्सिन। या पूछेगा थायरोक्सिन के कम बनने से होगी या ज्यादा बनने से, तो आपको आंसर क्या देना है, हाइपरथायरॉइडियम। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो चुपचाप मेरी 2 लाइन सुन ले। क्या लाइन सुन ले, पहली कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया को रेगुलेट करना। और पाचन क्या होता है, जो हमने खाना खाया है उस पाचन की प्रक्रिया से एक साइड हमारे बॉडी में ऐसा फूड बनता है जो स्टोर होता है, एक साइड ऐसा फूड बनता है जो वेस्ट फूड होता है। वेस्ट फूड क्या होता है, खराब, उसको क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। तो मैम स्टोर फूड कहाँ होता है, हमारी मसल्स के पास होता है। और मसल्स की वजह से हमारे शरीर का 50% वजन होता है। तो अगर हमारी मसल्स के पास स्टोर फूड ज्यादा जाएगा तो मसल्स फूल जाएंगी, हमारा वजन क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर मसल्स के पास स्टोर फूड कम गया तो हमारी मसल्स क्या हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। और पतली होकर हमारी मसल्स पतली हो जाएंगी, वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आओ यहाँ पर, मैंने बोला थायरोक्सिन है वो कम निकल गया, कम निकलेगा, कम डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रेगुलेट होगा। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम कम होगा तो एंजाइम कम बनेंगे, धीरे 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 डाइजेशन क्या होगा, कम होगा। और जब डाइजेशन कम होगा तो स्टोर फूड को स्टोर होने के लिए टाइम प्रॉपर मिल पाएगा और स्टोर फूड ज्यादा हो गया। जब स्टोर फूड ज्यादा, वेस्ट फूड कम, स्टोर फूड ज्यादा आएगा, मसल्स का वजन क्या, ज्यादा, मसल्स का वजन ज्यादा, वेट क्या, ज्यादा, और सूजन आ जाएगी। देखा ना, नहीं सुना आपने, डॉक्टर ने बोला मेरा हाइपोथायरॉइडियम है, मेरे थायरोक्सिन कम है तो मेरा वजन एकदम से ज्यादा हो गया, तो इस चीज को बोलते हैं। अब ज्यादा निकल गए, बहुत फास्ट डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, बहुत फास्ट पाचन आ रहा है, तो जब ज्यादा पाचन हुआ तो मैम वेस्ट फूड क्या बना, ज्यादा बना, स्टोर फूड क्या बना, कम। जब स्टोर फूड कम है तो ऑब्वियस सी बात है मसल्स के पास फूड क्या आ रहा है, कम आ रहा है। जब मसल्स के पास फूड कम आ रहा है, मसल्स का वजन क्या हो रहा है, कम। और जब मसल्स का वजन कम है तो वेट क्या हो गया, कम हो गया। आंखों की पुतली बाहर आ जाएंगी, बोलते नहीं कुपोषण का शिकार हो गया, ठीक है। खाता तो बहुत है पर इसको लगता नहीं है, सुना नहीं कभी आपने, खाता तो है इसको लगता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की डाइट बहुत ज्यादा होती है, इतना खाते हैं पर वो हमेशा पतले रहते हैं। क्यों रहते हैं पतले, क्योंकि उनका हाइपरथायरॉइडियम चलता है, उनमें थायरोक्सिन ज्यादा है। जब थायरोक्सिन ज्यादा है तो उन लोगों में वेट हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। आंखों की पुतली का बाहर आना, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ग्रेव्स डिजीज किस ग्लैंड की डिजीज है, आपको क्या बोलना है, थायराइड ग्लैंड की डिजीज है।
बस। और एक पॉइंट याद रखना है, थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे गले में, और इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। मैं बता चुकी हूँ ये बात। किस आकार की होती है? एच आकार की होती है। बस इतना आपको याद करना है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सी ग्लैंड है आपकी? नेक्स्ट है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये सब पढ़नी है आपको, एग्जाम में पूछी जाती है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा। आप लेट आए तो क्लास में, है ना। देखो टैबलेट खानी पड़ती है अमित जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपकी कितना नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर पे आपको पढ़नी है पैराथायरॉइड ग्लैंड। आपको समझना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए तुम्हें पढ़ा रही हूँ। पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्रंथि, सब समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो और देख लेना, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ होती है? तो ये भी गले में होती है। इसको भी बोलते हैं थोरैसिक, गले वाले पार्ट को बोलते हैं थोरैसिक। कैसे होती है? ध्यान से सुनो। अभी मैंने बताई गले में एक एच आकार में ग्रंथि होती है। कौन सी? थायराइड। ये कौन सी ग्रंथि बताई थी मैंने? थायराइड। ठीक है। और इस थायराइड ग्रंथि के चारों किनारों पर ऐसे 4 लोब में, इसको बोलते हैं लोब। देखो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी बुक्स में, इंटीरियर लोब, एक्सटीरियर लोब। लोब का मतलब क्या होता है? अलग अलग पार्ट्स, और इंटरनली वो आपस में कनेक्ट होते हैं। बहुत अलग अलग पार्ट है। देखो ये 4 पार्ट हो गए, बट इंटरनली ऐसे डक्ट या टिश्यूज या ऑर्गन्स के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 पैराथायरॉइड हो गई। देखो थायराइड के पैरों में है, इसलिए इसको पैराथायरॉइड कहते हैं। ये 4 लोब में है, ये 4 लोब में है। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ होती है, तो आपको क्या बताना है? थायराइड के चारों किनारों पे क्या होती है? पैराथायरॉइड होती है। बता देंगे। ठीक है। अब आते हैं कि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है। इन हार्मोन के नाम याद करने हैं आपको सारे। कौन सा हार्मोन? तो इससे निकलता है एक ही हार्मोन जिसका नाम होता है पैराथायरॉक्सी हार्मोन। इस हार्मोन का नाम पूछा जाए तो इसको बोलते हैं पैराथायरॉक्सी हार्मोन। पैराथायरॉक्सी हार्मोन, सेम नाम हिंदी में होता है। और इस हार्मोन का काम क्या होता है? इस हार्मोन का काम क्या होता है? जो काम आपका कैल्सीटोनिन करता है उसका जस्ट ऑपोजिट करता है पैराथायरॉक्सी। इधर आओ, यहाँ देखो बोर्ड पे, मैंने अभी बताया था कैल्सीटोनिन कौन बनाता है? थायराइड। क्या काम करता है मैम? जब हमारे ब्लड में एक्सेस अमाउंट होता है किसका? कैल्शियम का, तो इस कैल्शियम को कहाँ ट्रांसफर करके आता है? बोन्स के पास। पढ़ाया था अभी मैम ने, क्या पढ़ाया कि कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है? जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हड्डियों के पास ट्रांसफर कराता है। बट पैराथायरॉक्सी क्या करता है? जस्ट इसका ऑपोजिट काम करता है। ऑपोजिट काम करने का मतलब क्या हो गया? पैराथायरॉक्सी कब निकलेगा? जब हमारी हड्डियों के पास कैल्शियम ज्यादा है। ज्यादा कैल्शियम भी हड्डियों के नुकसानदायक होता है। तो जब ज्यादा कैल्शियम किसके पास हो? हमारी हड्डियों के पास, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर देगा? तो हमारे ब्लड के अंदर। तो इस बार आपको लिखना है इट ट्रांसफर एक्सेस कैल्शियम फ्रॉम कहाँ से? बोन टू ब्लड, फ्रॉम बोन टू ब्लड। आप बताओ ये बात याद आपको हुई कि नहीं हुई? यही बात एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे कैल्सीटोनिन का काम, तो आपको बताना है कैल्सीटोनिन क्या करता है? जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है तो उसको किसके पास ट्रांसफर करता है? बोन्स के पास, हड्डियों के पास। बट पैराथायरॉक्सी हार्मोन किससे निकलता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड से। और ये क्या करता है? जब हमारी हड्डियों के पास कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होता है उसको कहाँ पर छोड़ आता है?
ब्लड के पास छोड़ आते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का काउंटर एक्ट हार्मोन कहा जाता है। काउंटर एक्ट का मतलब होता है जो काम एक हार्मोन करता है उसका जस्ट ऑपोजिट कौन करता है, तो दूसरा हार्मोन करता है। इसने ये किया, इसने ये किया। ये किससे निकला? थायराइड से। ये किससे निकला? पैराथायराइड से। और पैराथायराइड एक ही हार्मोन रिलीज करती है, पैराथायरोक्सिन। अगर आप लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक काम कीजिए, ग्लैंड के नाम, इनकी लोकेशन और इनके अदर नेम, जैसे मास्टर ग्लैंड किसको बोलेंगे, सुपर मास्टर किसको बोलेंगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट याद कर लो या हार्मोन्स के नाम याद कर लो अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। बट बाकी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट ग्लैंड देखो 6 नंबर पे नेक्स्ट ग्लैंड आती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड और हिंदी में बोलेंगे इसको थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, ठीक है। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? तो मैम चेस्ट में होती है। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? चेस्ट में, बता चुकी हूँ मैं। थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है? तो थाइमस ग्लैंड से एक ही हार्मोन बनता है। थाइमस ग्लैंड एक ही हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन? नाम होता है इसका थाइमोसिन हार्मोन। इसका नाम होता है थाइमोसिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है या थाइमोसिन हार्मोन किस ग्लैंड से बनाया जाता है। तो थाइमोसिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है? थाइमस ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। सिलेबस हो जाएगा अनूप जी, चिंता मत कीजिए, सारा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो थाइमोसिन का काम क्या होता है? अब याद करो मेरी ब्लड वाली क्लास, ध्यान से सुनना, यहाँ तो सुनो ध्यान से। ब्लड वाली क्लास, ब्लड में कितने टाइप की सेल्स पढ़ाई थी मैम ने? 3 टाइप की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पढ़ाई थी। डब्ल्यूबीसी, देखो डब्ल्यूबीसी को क्या बोला था हमने? इम्यून सेल्स बोला था या फाइटर सेल्स बोला था। डब्ल्यूबीसी मैम ने कितने टाइप की बताई थी? मेन 5 टाइप की। कौन कौन सी? इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट बताई थी। एक टाइप बताया था मैंने डब्ल्यूबीसी का, लिम्फोसाइट। एक टाइप बताया था मैंने डब्ल्यूबीसी का, लिम्फोसाइट। अब देखो, मैंने उस दिन नहीं बताया, आज बताने के लिए मैंने छोड़ा यहाँ पे। जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो 2 टाइप की होती है। एक होता है बी टाइप का, एक होता है टी टाइप का। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। अब मुझे बताओ डब्ल्यूबीसी किसका कंपोनेंट है? ब्लड का। और मुझे बताओ मैम ने क्या बताया था, ब्लड कहाँ बनता है? मैम आपने पढ़ाया था ब्लड बोन मैरो में बनता है, पढ़ाया था, करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। तो मैम डब्ल्यूबीसी भी कहाँ बनी है? बोन मैरो में। ऐसे लिम्फोसाइट भी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। बट अब ध्यान से सुनो, बट डब्ल्यूबीसी कहाँ से बनती है? ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कहाँ बनी? बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी का टाइप क्या? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितनी होती है? 2, बी और टी लिम्फोसाइट। तो मैम बी और टी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है? बोन मैरो में। ये बनी बोन मैरो में, बट ये मैच्योर होने के लिए कहाँ आती है? तो ये मैच्योर होने के लिए थाइमोसिन हार्मोन के पास आती है। थाइमोसिन हार्मोन के पास आती है, मतलब किस ग्रंथि के पास आती है? थाइमस ग्रंथि के पास। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपकी बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको मैच्योर कौन करता है? जो बी और टी लिम्फोसाइट होती हैं उनको मैच्योर समझ रहे हैं? उनका डेवलपमेंट कौन करवाता है? तो कौन करवाता है? थाइमोसिन। और थाइमोसिन किससे बनता है? थाइमस ग्रंथि। कुछ याद नहीं हो रहा, सिर्फ एक लाइन याद कर लो कि डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 होती है, बी और टी लिम्फोसाइट। और बी और टी
लिम्फोसाइट होती है मैम, ये क्या होती है, डब्ल्यूबीसी का टाइप होती है। डब्ल्यूबीसी इम्यून सेल्स या फाइटर सेल्स होते हैं, तो भी ये भी इम्यूनिटी देने का काम करेंगी। तो मैम ये बी और टी लिम्फोसाइट कहाँ पर बन के आती है, ये बोन मैरो में बन के आती है। और आएंगी कहाँ पे, तो ब्लड में घुलकर कहाँ पर आएंगी, थाइमोसिन हार्मोन के पास। ये हार्मोन क्या करेगा, इनको मैच्योर करने का, इनका विकास, इनका डेवलपमेंट करने का काम करेगा। फिर ये क्या काम करेंगी, तो डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आते हैं, बैक्टीरिया वायरस, उनको क्या करती है, मार देती है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, फाइटर सेल्स बोलेंगे। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अगर पूछा गया तो कि थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, तो चेस्ट में। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन। क्या करती है, इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बस इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, थाइमस ग्लैंड के बारे में। अब देखो एक बात मैं बताती हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता जाता है, कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता जाता है। तो एक ही ग्लैंड है, कौन सी, थाइमस ग्रंथि। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, इस ग्रंथि का आकार कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज होता जाएगा। ध्यान से सुनो, देखो इस बात को, यहाँ कोई कमेंट मत करो, पहले सुनो। देखो जब आप ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की एज होती है 0 to 8 ईयर्स, ठीक है, और ये एज होती है आपकी 8 to 30 वाली, और 30 के बाद क्या होती है, ये आपकी उम्र होती है आफ्टर 30, 30 साल के बाद धीरे धीरे। तो ये इसका आकार कौन सी उम्र में सबसे बड़ा है, तो 8 से 30 साल की उम्र में आपकी थायराइड ग्लैंड का आकार बहुत बड़ा होता है। फिर धीरे धीरे 50, 55, 60 तक आते बिल्कुल इसका साइज छोटा हो जाता है। अब एक बात बताओ, जब आप 8 से 30 साल के बीच में, मतलब मान के चलो 15, 25, 20, 25, 30 साल में है, तो उस थाइमस ग्लैंड का आकार क्या है, बहुत बड़ा है। जब आकार बड़ा है तो हार्मोन भी क्या निकलेगा, ज्यादा। कौन सा, थाइमोसिन। जब थाइमोसिन ज्यादा निकलेगा तो किसको मैच्योर करेगा, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या होती है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी को कौन सी सेल्स बोलते हैं, इम्यून सेल्स। यही रीजन होता है कि जब आप 20, 25, 30 साल की उम्र में है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है। इस उम्र में जब हम हैं तो हमें कभी कभी बुखार, जुकाम, खांसी होता है, हम डॉक्टर के जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा थाइमस ग्लैंड जो है उसका साइज बहुत बड़ा है और वो लिम्फोसाइट को मैच्योर कर रहा है। और लिम्फोसाइट क्या करती है, फाइट करती है किसके अगेंस्ट, जो भी बीमारी हुई है उसके बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट क्या कर लेती है, फाइट कर लेती है। इसीलिए हमारे इस उम्र में हमें बहुत कम बीमारियां इफेक्ट कर पाती हैं, या फिर हम दवाई नहीं भी लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वापस ठीक हो जाता है। बट जैसे जैसे 30, 40, 50, 55, एकदम 60 की उम्र में आ गए, आप बूढ़े हो गए मतलब थाइमोसिन का साइज क्या, थाइमोसिन क्या हो गया, कम बन गया। और जब थाइमोसिन कम बना तो क्या मैच्योर नहीं होंगी, लिम्फोसाइट। तो आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही रीजन होता है बूढ़े लोगों को अगर बुखार होता है तो 12-15 दिन तक बुखार। अगर सर्दी होती है तो सर्दी लग गई तो सर्दी लगी रहेगी, जुकाम है तो जुकाम ही लगा रहेगा, क्योंकि उनका थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि थाइमस ग्लैंड एक ही ग्लैंड ऐसी है जिसका आकार उम्र के साथ घटता जाता है। अदरवाइज सारी की सारी ग्लैंड एज इट इज, जब आपका जन्म हुआ था जिस साइज की थी, और जब तक आप मरोगे नहीं तब तक वैसी की वैसी ही रहेंगी। कब सबसे ज्यादा होता है, तो प्यूबर्टी एज या प्यूबर्टी एज खत्म होने के बाद इसका साइज क्या होता है, सबसे बड़ा रहता है। करेक्ट है, कुछ याद नहीं है, रखो कि इस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता जाता है। बस ये एक ही ग्रंथि ऐसी होती है। नेक्स्ट पढ़ा जाए आप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको पढ़नी है एड्रीनल ग्लैंड। थाइमस के बाद 7 नंबर पे आती है एड्रीनल ग्लैंड। ऐसे चल रहे हैं। जब ये चैप्टर हो जाए तो मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगी एमसीक्यूज का, आप सारे लगाना, सारे के सारे हो जाएंगे आपसे, जिसमें लास्ट ईयर के बहुत सारे होंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि।
बहुत अच्छा चैप्टर है। मैंने क्यों उठाया ये चैप्टर, क्योंकि इससे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा बनते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, तो हमारी किडनी के ऊपर होती है। किडनी, देखो ये आपकी किडनी होती है बीन शेप में, आपने पढ़ा ये तो किडनी का आकार कैसा होता है, बीन, जैसे सोयाबीन होता है। और इसके ऊपर ऐसे रहती है आपकी थायराइड ग्लैंड। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड पूछता है, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बीन शेप में आपकी किडनी होती है। किडनी को हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या याद रखेंगे, वृक्क। और इन किडनी के ऊपर ये क्या बनाई है मैम ने, ये मैम ने बनाई है एड्रिनल ग्लैंड। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, तो आपको क्या बतानी है, किडनी के ऊपर होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है, दो। एक ये वाला पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, और एक मैंने ये जो ब्लैक ब्लैक से दिखाया है ये होता है, ठीक है। ये जो आउटर पार्ट होता है इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स पार्ट। एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, और हिंदी में बोलते हैं वल्कुट भाग। और ये जो इनर वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है मेडुला पार्ट। इसको कहा जाता है मेडुला पार्ट, और हिंदी में इसको कहा जाता है पिंड वाला भाग। पिंड वाला भाग। कितने क्वेश्चंस हो गए, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, किडनी के ऊपर। कितने भाग में डिवाइड होती है, दो। आउटर को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, इनर को क्या बोलेंगे, मेडुला। क्लियर है। अब कॉर्टेक्स से अलग हार्मोन निकलेंगे, मेडुला से अलग हार्मोन निकलेंगे। अब देखो इस ग्रंथि के क्या क्या नाम होते हैं, इसके अदर नेम क्या क्या होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके कौन कौन से नाम होते हैं। ध्यान से सुनो, इसके क्या क्या नाम होते हैं। इस ग्रंथि को बोलते हैं हम इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड हिंदी में बोलेंगे आपातकालीन ग्रंथि। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं तभी ये अपना हार्मोन रिलीज करती हैं, अदरवाइज नहीं करती हैं। ठीक है, देखो कैसी इमरजेंसी बताऊंगी अभी। तो इस ग्रंथि को बोलते हैं हम आपातकालीन ग्रंथि। दूसरा, इस ग्रंथि को बोलते हैं बॉडीगार्ड ग्लैंड। इस ग्रंथि को बोलते हैं बॉडीगार्ड ग्लैंड। जैसे बॉडीगार्ड होते हैं वो किसी को सेफ्टी देते हैं, जैसे एमएलए वगैरह अपना बॉडीगार्ड रखते हैं ताकि उस पर कोई अटैक ना कर पाए, है ना। तो ऐसे ही हमारे बॉडी को बॉडीगार्ड, इस बॉडी का बॉडीगार्ड ग्लैंड बोलते हैं इसको। तीसरा, इस ग्लैंड का नाम होता है 3F ग्लैंड। अभी बताऊंगी क्यों बोलते हैं सारा का सारा। इस ग्लैंड को बोलते हैं 4S ग्लैंड, और इस ग्लैंड को कहा जाता है डू और डाई ग्लैंड। करो या मरो, करो या मरो, डू या डाई ग्लैंड। डू और डाई, करो या तो करो या मरो। इतने सारे नाम के किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इमरजेंसी ग्लैंड किसको बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप एड्रिनल ग्लैंड बताएंगे। आपसे पूछेगा बॉडीगार्ड ग्लैंड किसको बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। आपसे पूछे 3F तो किसको बोलेंगे, एड्रिनल। आपसे पूछेगा 4S ग्लैंड किसको, एड्रिनल ग्लैंड को। अब ये आपको समझ में आएगा कि बोलते क्यों हैं आखिर, इतने सारे इनके नाम होते क्यों हैं, इतने सारे नाम होते क्यों हैं। ठीक है, देखो पहले हम देखेंगे कि इस एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, देखो देखो इसका जो ये मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला कौन सा होता है, इनर वाला। इस ग्लैंड का जो पिंड वाला भाग होता है, जो मेडुला वाला पार्ट होता है, इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कभी कभी तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेडुला से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, आपको बोलना है 2 हार्मोन। ऐसे चल रहा है। देखो कौन कौन से हार्मोन नाम देखो, इसका नाम होता है एड्रीनिलीन हार्मोन। इसको बोल सकते हैं आप एड्रीनिलीन हार्मोन, या इसको आप बोल सकते हैं एपिनेफ्रीन हार्मोन। एपिनेफ्रीन हार्मोन,
एग्जाम में ऐसे के ऐसे नाम आएंगे, आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकती इसमें मैडम। एपिनेफ्रिन हार्मोन। दूसरी साइड कौन सा आता है, तो दूसरी साइड वाले को बोलते हैं नोर एड्रीनिलीन हार्मोन। नोर एड्रीनिलीन, या इसका दूसरा नाम होता है नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। बस एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन के आगे नोर लगा दो, ठीक है। और इन दोनों हार्मोन को एक साथ मिला के कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन, और हिंदी में कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में रिलीज होते हैं। कौन कौन सी इमरजेंसी कंडीशंस? तो ये 3 कंडीशन में रिलीज होते हैं। सबसे पहला फियर। फियर का मतलब डर लगना। आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है तो वो डर लगना जो फील करवा रहा है वो कौन करवाएगा? इमरजेंसी हार्मोन। जो डर लगने पे जो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं वो भी कौन फील करवाएगा? तो एड्रिनल ग्लैंड और या फिर इसके हार्मोन। दूसरा, जब आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं तब भी आपको जो डर लग रहा है, फाइट, तब भी आपको डर लग रहा है, तो आपके अंदर उस डर को फील कौन करवाता है? इमरजेंसी हार्मोन। तीसरा होता है फ्लाइट, मतलब कि फ्लाइट के टाइम पर आपको जो डर लगता है वो भी कौन फील करवाता है? तो इमरजेंसी हार्मोन। देखो 1F 2F 3F, इसीलिए हमने इस ग्लैंड को क्या बोल दिया? 3F ग्लैंड। फियर, फाइट, फ्लाइट ग्लैंड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फियर, फाइट, फ्लाइट ग्लैंड किसको कहा जाता है? आपको आंसर क्या देंगे? एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। और किस पार्ट को बोलेंगे? मेडुला पार्ट को। क्यों? क्योंकि 3F को कंट्रोल करता है। 3F का मतलब क्या है? फियर, फाइट, फ्लाइट। बेसिकली जब आपके बॉडी में डर लग रहा है, डर लगना फील कौन करवा रहा है? इमरजेंसी हार्मोन। अब मुझे बताओ कि जब आपके बॉडी में डर लग रहा है तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल चेंजेस। क्या क्या चेंजेस आते हैं? बायोलॉजिकल चेंज, जैविक बदलाव। क्या क्या जैविक बदलाव आते हैं जब आपको डर लगता है? तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं कि मैम जब डर लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूसबम्स आ जाते हैं। तो वो कौन लेकर आते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। पहला हो गया आपके रोंगटे खड़े होना, ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? गूसबम्स, खड़े होना। दूसरे, आपका शरीर में शिवरिंग होने लग जाती है, आप कंपकपाने लग जाते हो, है ना, कंपकपाने लग जाते हो, कंपकपाने लग जाते हो। तीसरा, मैम हमारा गला सूख जाता है, गले में क्या होता है? लार, लार कम हो जाता है मैम, सलाइवा डिक्रीज हो जाता है, लार कम हो जाता है। तो ये चेंजेस भी कौन लाता है? तो ये भी इमरजेंसी हार्मोन लाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा इमरजेंसी आपातकालीन ग्रंथि कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। आपसे पूछेगा कौन से हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन? तो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। क्या काम करता है मेडुला पार्ट? FFF, फियर, फाइट, फ्लाइट को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो, आपसे अगर मैं पूछूं ये हार्मोन अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, आप क्या बताओगे? अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? जल्दी बताइए। ये हार्मोन अच्छे होंगे या बुरे होंगे? ये हार्मोन अच्छे होते हैं। कैसे? मान लो आप अपने घर से बाहर निकले तो आपके पीछे एक पागल कुत्ता पड़ गया, आपके पीछे एक पागल कुत्ता लग गया, तो पागल कुत्ता लगेगा, आपको डर लगेगा। तो अगर ये डर कब लग रहा है? जब आपके बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन आई। कैसी? कि भैया आपको कुत्ते से डर लगने लग गया, तो कौन से हार्मोन निकलेंगे? एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन। तो अगर कुत्ते से डर लगा तो अब क्या होंगे? या तो आप इस कुत्ते को मारेंगे या उसको दूर भगाएंगे या आप खुद भाग जाएंगे वहां से, है ना। तो कब भागेंगे आप? जब आपको डर लगेगा। और डर किसने फील करवाया? इमरजेंसी हार्मोन ने फील करवाया, है ना। तो अगर आप में बॉडी में आपके सामने कुत्ता खड़ा है, आपके सामने
शेर खड़ा है, आपको डर नहीं लगा, डर नहीं लगा तो शेर क्या करेगा, आपको काट जाएगा, खा जाएगा। डर नहीं लगेगा तो दूर नहीं हटेंगे। इसीलिए इस ग्लैंड को बोला जाता है बॉडीगार्ड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि बॉडीगार्ड की तरह ये अपने हार्मोन रिलीज करने लग जाती है कि यहाँ से भागो, ये कंडीशन तो आपके लिए इमरजेंसी कंडीशन है, यहाँ से भागो, ये तो आपके लिए गलत है। और आपको कहती है ये डू और डाई ग्लैंड, आपको बोलेगी या तो करो या मरो। अगर आपने कुत्ते को हटा दिया दूर, आप भागे या कुत्ते को दूर हटा दिया तो आपने कर दिया, अगर नहीं हटे तो आप मर जाते। तो इसको बोलते हैं डू और डाई ग्लैंड, डू और डाई ग्लैंड, है ना, करो या मरो। अच्छे हार्मोन्स होते हैं, अगर ये हार्मोन नहीं होंगे तो आप में मम्मी का पापा का कोई डर ही नहीं रहेगा। मान लो आपने बीटेक किया, आपके सेमेस्टर में बैक आ गई, 3-4 बैक आ गई। अब अगर आपके मन में डर ही नहीं है बैक आने का, आपके पापा के सामने आप कैसे जाओगे? पापा के सामने गए आप अपना रिजल्ट लेकर, आपको डर लगा मतलब कौन से हार्मोन निकले, ये निकले, है ना। फिर आप में अचानक से स्ट्रेंथ आई कि अगली बार तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अगली बार बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा मैं, है ना। तो अगर ये हार्मोन ही नहीं निकलते तो हमें कोई डर ही नहीं लगता, डर नहीं लगता तो ये हमारे नुकसानदायक हो जाता है। फिर वापस बैक आती, तो डर लगना अच्छी बात होती है, ठीक है। डर लगना चाहिए बट एक लिमिट में लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस पूरा ही डर लगता ही रहे, ठीक है। तो आपको याद रखना है इमरजेंसी हार्मोन कौन कौन से, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ये डर फील करवाएगा, ये डर के अगेंस्ट जो आपको हिम्मत आती है उस डर से फाइट करने की, ये चेंजेस लाकर आपको हिम्मत देगा। क्योंकि बेटा बच्चे में ये डेवलप नहीं हो पाती है ग्लैंड अच्छे से, तो बच्चे में हार्मोन सिक्रेशन कम रह जाता है, इसलिए बच्चों में डर थोड़ा कम होता है। तो मैम हमने एड्रीनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट पढ़ लिया, मेडुला। अब कौन सा पढ़ना है आपको, कॉर्टेक्स पार्ट। अब कौन सा पढ़ना है, कॉर्टेक्स पार्ट। मेडुला होता है इनर पार्ट, अब पढ़ना है आपको कॉर्टेक्स पार्ट। कॉर्टेक्स को हिंदी में बोलेंगे वलकुट भाग। और कॉर्टेक्स कौन सा होता है तो याद रखना आपको, हमेशा आउटर पार्ट होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉर्टेक्स पार्ट से कितने हार्मोन निकलते हैं, तो आपको याद रखना है कॉर्टेक्स पार्ट से 3 हार्मोन निकलता है, ठीक है, 3 हार्मोन। अरे मिल जाएगा वीडियो पुष्पेंद्र सिंह, हिंदी में सारे के सारे मैं चैप्टर के वीडियो एक साथ डलवा दूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। थोड़ा टाइम तो दो, आपने मेरा शायद कल का वीडियो नहीं देखा। मैंने कहा है कि फ्राइडे सैटरडे तक हमारी ऐप अपडेट होगी, तो उसमें हमने अलग से कॉलम बनाया नोट्स का। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आपको सारी की सारी सारा का सारा साथ में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं। आप गुस्सा मत होइए, मिल जाएगा, ठीक है। देखो कॉर्टेक्स पार्ट में क्या होता है। अरे पुष्पेंद्र सिंह आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझे चैट दिख रही है। आपने मेरे शायद कल का वीडियो नहीं देखा है कि मैम ने 10 बार बोला कि जब ऐप अपडेट हो जाएगी तो सारे एक साथ में नोट्स अपलोड करवा दूंगी। आप बार बार बोल रहे हैं आपको चैट नहीं दिख रही, आपको चैट नहीं दिख रही। मुझे दिख रही है चैट, मैंने आपका मैसेज देख लिया है। शायद आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बोला है। हाँ मुझे पता है आप लोगों का 22 तारीख को एग्जाम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक साथ सारे नोट्स अपलोड करवा दूंगी, सारे जितने भी हैं केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सबके नोट्स अपलोड करवा दूंगी, क्योंकि जिन बच्चों का एग्जाम है थोड़ा बहुत वो नोट्स से पढ़ के कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉर्टेक्स से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, तो कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। देखो कौन कौन सा। नंबर 1 इज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, नंबर 1 इज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। सेम नाम हिंदी में है, कोई अलग नाम नहीं है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। दूसरा होते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। और तीसरा होता है एंड्रोजन हार्मोन,
एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स एंड एंड्रोजन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? कॉर्टेक्स से। अब इनका काम क्या होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का पहला काम होता है शुगर रेगुलेशन का, शुगर रेगुलेशन, हिंदी में हो जाएगा शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण, शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण। मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी में शुगर होती है, आपको पता ही है, ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये सब क्या होती है? शुगर होती है। तो किस ऑर्गन के पास, किस टिश्यू के पास कितना अमाउंट शुगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको रेगुलेट कौन करेगा? देखो ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? शुगर, ठीक है। तो शुगर हो गया। तो इसका एक काम क्या होता है? शुगर रेगुलेशन। दूसरा इसका काम होता है स्ट्रेस रेगुलेशन। स्ट्रेस क्या होता है? तनाव, किस बात का कितना स्ट्रेस लेना है, कितना नहीं लेना है, तनाव रेगुलेशन या तनाव पर नियंत्रण करना। शुगर रेगुलेशन, स्ट्रेस रेगुलेशन कौन करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। अब आओ मिनरलो, मिनरलो का मतलब होता है मिनरल्स, खनिज पदार्थ, और मिनरल्स मेनली कौन सा? तो यहाँ पर नमक, NaCl, इसका काम होता है हमारे बॉडी में सॉल्ट रेगुलेशन का। NaCl क्या होता है? नमक होता है, सॉल्ट होता है, तो इसका काम होता है सॉल्ट रेगुलेशन का। और हिंदी में बोलेंगे नमक की मात्रा को नियंत्रण करना, नमक की मात्रा पर संतुलन करना, ठीक है। इसका काम क्या होगा? किस ऑर्गन के पास, और सॉल्ट से हमें क्या मिलता है? आयोडीन भी मिलता है ना। तो किस ऑर्गन के पास कितना अमाउंट सॉल्ट होगा या नहीं होगा, क्लियर। एंड्रोजन हार्मोन का काम होता है सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाना, सेक्सुअल कैरेक्टर, और इसको हिंदी में बोलेंगे लैंगिक लक्षण बनाना। सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल में मेल वाले और फीमेल में फीमेल वाले, ठीक है। इसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन, सेक्सुअल कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पर शुगर का 1 S, स्ट्रेस का 2 S, सोल्ट का 3 S और सेक्सुअल कैरेक्टर का 4 S। इसीलिए मैंने इस ग्लैंड को क्या नाम दिया था? 4S और 3F। 3F का मतलब क्या बताया था मैम ने? फियर, फाइट, फ्लाइट, फियर, फाइट, फ्लाइट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 4S का मतलब क्या है? शुगर, स्ट्रेस, सोल्ट एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इस ग्रंथि को, कौन सी ग्रंथि को? एड्रीनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? 4S एंड 3F ग्लैंड। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही काम आता है। डर को फील करवाना, एनवी आप पूछ रहे हैं, डर को फील करवाना, और जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो वो लाना। ये आपको याद रखना है कि एड्रिनल ग्लैंड को 3F 4S कहा जाता है। देखो अब कितने सारे क्वेश्चन हो गए आपके एड्रिनल ग्लैंड से। कहाँ होती है? किडनी के ऊपर। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स से कितने हार्मोन? 3। कौन कौन सा? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, एंड्रोजन। ये हार्मोन कितने S को कंट्रोल करेंगे? 4 S का मतलब क्या हो गया? तो कितनी तो कौन कौन सा है? सॉल्ट, शुगर, स्ट्रेस और सेक्सुअल कैरेक्टर। फिर पूछे मेडुला पार्ट से कितना? तो मेडुला पार्ट से 3 हार्मोन, मेडुला पार्ट से 2। कौन कौन से? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं इनको? इमरजेंसी हार्मोन। क्या करते हैं? 3 इमरजेंसी कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सी? फियर, फाइट, फ्लाइट। तो क्या बोलेंगे इसको? 3F ग्लैंड। और 2 और डाई ग्लैंड भी किसको बोलेंगे? किसी को, करो या मरो। तो इतने सारे क्वेश्चंस कहाँ से आ गए? अरे तुम लोग पढ़ लो, फालतू की बातें मत करो। तुम्हें नहीं पता कि यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यही आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आपकी कौन सी ग्लैंड कंप्लीट हो गई? एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट हो गई है। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, इमरजेंसी हार्मोन का नाम बताओ,
दूध बनाने वाले हार्मोन का नाम बताओ, बर्थ हार्मोन का नाम बताओ, लव हार्मोन का नाम बताओ, डार्कनेस हार्मोन का नाम बताओ, नाइट हार्मोन का नाम बताओ। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और तुम लोग यहाँ बातें करने में लगे हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ग्लैंड लिखी जाए 8 नंबर पे। नेक्स्ट ग्लैंड में हमने कौन सी बताई थी? पैनक्रियास। नेक्स्ट कौन सी बताई? पैनक्रियास। और पैनक्रियास को हिंदी में क्या कहा जाता है? अग्नाशय ग्रंथि। पैनक्रियास को अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है। अगर आप सीजीएल सीपीओ दे रहे हैं तो मान के चलो हर साल पैनक्रियास से किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियास की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है पैनक्रियास की खोज लैंगरहैंस ने की। लैंगरहैंस ने की। ठीक है, पैनक्रियास की खोज किसने की? लैंगरहैंस ने। देखो अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ग्लैंड किसको बोलते हैं, हम ग्रंथि किसको बोलते हैं, कि ऐसा कोई ऑर्गन जो क्या बनाता है, या तो जूस बनाता है या एंजाइम बनाता है या क्या बनाता हो, हार्मोन बनाता हो। जूस एंजाइम हार्मोन बनाने वाले ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ग्रंथि। अब जूस और एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड को क्या बोलेंगे हम? एक्सोक्राइन। और हिंदी में क्या बोलेंगे? बहिस्रावी। और हार्मोन बनाने वाली को क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथि जो तीनों चीज बना दे उसको क्या बोलते हैं हम? मिक्स्ड ग्लैंड। और मैंने बताया था हमारे बॉडी में कितनी मिक्स्ड ग्लैंड होती है? 1, 1। और कौन सी? पैनक्रियास। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको लिखना है इट प्रोड्यूस्ड जूस enzyme, it produced juice, enzyme and hormone. Hence this is known as mixed gland या इसका दूसरा नाम होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि को हेटेरोक्राइन ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि का नाम देंगे। आपको आंसर क्या देना है? पैनक्रियास को। क्यों? क्योंकि मैम पैनक्रियास द्वारा जूस एंजाइम हार्मोन तीनों चीज बनाई जाती हैं। तीनों चीज बनाई जाती हैं। तो हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही ग्रंथि ऐसी है जो जूस भी बना सकती है, उस जूस के अंदर एंजाइम भी होते हैं और वो हार्मोन भी बना सकती है। कौन सी? पैनक्रियास। पैनक्रियास। ठीक है, अब देखो पैनक्रियास एक ऑर्गन है और वो एज ए ग्लैंड काम कर रहा है। और ऑर्गन की बेसिक यूनिट क्या होती है? मैम सेल होती हैं। तो पैनक्रियास के अंदर भी क्या होती है? सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो अब आपसे नेक्स्ट पूछेगा कि पैनक्रियास के अंदर कितने टाइप की कोशिकाएं होती हैं, पैनक्रियास में कितने टाइप की सेल्स होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका पॉइंट हो जाएगा 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन पैनक्रियास। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन पैनक्रियास। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अग्नाशय में कितनी प्रकार की कोशिकाएं? 4। अब कौन कौन सी? पहली बात तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली होती है अल्फा सेल, हिंदी में बोलेंगे अल्फा कोशिका। दूसरी होती है बीटा सेल और तीसरी होती है डेल्टा सेल और 4 नंबर पे आती है एफ सेल। एफ सेल, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, एफ कोशिका। और इन सेल्स को एक नाम और दिया जाता है। इन सेल्स को कहा जाता है इन सेल्स को नाम दिया जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और हिंदी में कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। आइसलेट पढ़ा है ना आपने ज्योग्राफी में? आइसलेट क्या होता है? बहुत अच्छे से पढ़ा
पढ़ा होगा, है ना। तो याद रखना कि ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है इनको। ऐसे इनके ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के अंदर बहुत सारा जूस आता है, जूस के अंदर एंजाइम होते हैं और इसी के अंदर ऐसे बहुत सारी आपकी सेल्स लगी हुई होती है, ये तैर रही होती है, ऐसे मतलब स्विम कर रही होती है ये इसके अंदर। तो इसको कहा जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वर्ड किस ऑर्गन से रिलेट करता है, तो आपको क्या बोलना है, पैनक्रियाज से। या किसको बोलते हैं हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो इन 4 सेल्स को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको एफ सेल को पीपी सेल भी बोलते हैं। कृष्ण कुमार आपने सही बताया, ठीक है। तो ये 4 सेल्स है। अब आपसे नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि हमने पैनक्रियाज को कैसा ग्रंथि बोला है, हमने मिक्स्ड ग्लैंड बोला है। अब मिक्स्ड क्यों बोला है, क्योंकि मैम ये जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों चीज बनाती हैं। अब मुझे बताओ, जूस और एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन, और हार्मोन बनाने वाली को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। तो अब आपसे पूछेगा एग्जाम में कि पैनक्रियाज की कौन कौन सी सेल्स हैं जो हार्मोन बनाती हैं और कौन कौन सी सेल्स हैं जो जूस या एंजाइम बनाती हैं। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, देखो कि ये जो 3 सेल्स होती हैं, इन तीनों सेल्स के द्वारा बनाया जाता है हार्मोन। और बताओ मुझे, हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, तो हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा पैनक्रियाज की उन सेल्स का नाम बताओ जो एज ए, अभी कहाँ जा रहे हैं, अब आपसे पूछेगा कि पैनक्रियाज की उन सेल्स का नाम बताओ जो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड काम करती हैं। आपको क्या बताना है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल, अल्फा बीटा डेल्टा सेल, ठीक है। अब पूछेगा कि पैनक्रियाज की उन सेल्स का नाम बताओ जो एक्सोक्राइन की तरह काम करती हैं, मतलब जो या तो जूस बना रही होंगी या क्या बना रही होंगी, एंजाइम बना रही होंगी। और जूस और एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड को क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और हिंदी में क्या बोलेंगे, बहिस्रावी ग्रंथि। तो मैम आपके कहने का मतलब है कि पैनक्रियाज ने एज ए एंडोक्राइन, एज ए एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम कर दिया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो यही तो मैम ने बताया था स्टार्टिंग में, स्टार्ट करने से पहले, कि अरे नहीं हुआ, ये हुआ है बस एफ सेल, ये पढ़ने इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज की सेल्स ये एक्सोक्राइन की तरह, ये एंडोक्राइन की तरह। वो तो सिर्फ एफ सेल बताया था मैंने, अभी तो अल्फा बीटा डेल्टा बताना है। ये कब पढ़ लिया आपने, हो गया। तो अब ये जो एंजाइम और जूस बनाती हैं, वो एंजाइम और जूस क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और डाइजेशन कहाँ होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा जाता है। ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम, इसको एक्सोक्राइन सिस्टम में पढ़ाऊंगी मैं, हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमें कौन कौन सी पढ़नी है, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा। ये अल्फा बीटा डेल्टा मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगी। अभी आपके पास 10 मिनट है, आपके जो भी डाउट है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब पूछिए आप डाउट, अब आप मुझसे कितनी भी बात कर सकते हैं। पैनक्रियाज और फिर लास्ट गोनेड्स, आधे घंटे का चैप्टर और है आपका, वो करवा के फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये आपको इतना कहाँ पढ़ना था, एंडोक्राइन सिस्टम में। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप कोई भी एग्जाम दो, आपको 1 से 2 क्वेश्चंस तो ग्लैंड से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि पूछे ही जाते हैं, जरूर मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा बुक लें, तो घटना चक्र का बुक ले लीजिए। नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं पढ़ाया है, पढ़ाऊंगी मैं, जब हार्ट करवाऊंगी तो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन पढ़ाऊंगी, डायस्टोल सिस्टोल पढ़ाऊंगी, पढ़ाया नहीं है अभी।
आपने क्लास मिस कर दी है तो सर आप पीछे जाकर बिल्कुल, हाँ आज का क्लास थोड़ा हार्ड था, बता देती हूँ, मैंने जानबूझ के चैप्टर उठाया है क्योंकि जिन बच्चों का आरआरबी का एग्जाम है उनको बिल्कुल इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, इसलिए हाँ ठीक है। तो आपको पढ़ना है। शादाम अहमद, कल तक नहीं तो परसों तक आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, जिन बच्चों का आरआरबी का एग्जाम है तो उनको एक साथ बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के नोट्स जितना भी पढ़ पाओ आप, मैं सारा का सारा। मनोज साहू, अगर ग्रेव्स डिजीज है तो उसका फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर ही आपको दवाइयां देगा। सारी ग्लैंड को मुकेश, हाइपोथैलेमस को छोड़कर जितनी 7 बची हैं उन सबको कंट्रोल करता है। हाँ बोटनी बिल्कुल पढ़ाया जाएगा अमित, बोटनी भी पढ़ाया जाएगा, जूलॉजी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग बस पेशेंस रखा करो। आज की क्लास थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आया होगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीजें रट्टे लगाने वाली है, जैसे पूछेगा ग्रेव्स डिजीज किस ग्लैंड की है, थायराइड ग्लैंड की। सबसे बड़ी कौन सी, एंडो में थायराइड। सबसे छोटी कौन सी, पीनियल। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, सुपर मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, थर्मामीटर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, इमरजेंसी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड। तो ऐसे क्वेश्चंस आप याद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, जो मैंने पढ़ाया है वही मिलेगा। हाँ घटना चक्र हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। आप घटना चक्र अगर आप बुक लेते हैं तो आप स्टेट पीसीएस तक का एग्जाम कवर कर सकते हैं उससे। और सीजीएल सीपीओ के लिए तो आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हैं या मैकबुक आती है वो ले सकते हैं आप। रीजनिंग स्पेशल बैच, हाँ हमारे यहाँ रीजनिंग स्पेशल बैच भी बना है। और मैं एक बात बता देती हूँ, जिन बच्चों को जो बच्चे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जो बच्चे सीजीएल का पेपर दे रहे हैं जो 5 मई को होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए हमने एक इंग्लिश स्पेशल का बैच लॉन्च किया है सुमन मैम का, जिसमें मैम लास्ट 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगी कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, www.timescoaching.in की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आपको मैम का बैच का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये 20 to 25 डेज का बैच है, तो सीजीएल से पहले ही खत्म हो जाएगा आपका। सिर्फ 199 रुपीज में है वो। काइंड ऑफ प्रैक्टिस बैच है वो, प्रैक्टिस बैच। योगेश राइट साइड में आ रहा होगा म्यूट का ऑप्शन। अच्छा मनोज, कौन से टीचर बेस्ट लगे हैं आपको? आज की क्लास हार्ड हो सकती है, बट आप क्या करें, हार्ड है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैम स्किप कर देंगी। स्किप तो नहीं करेंगे ना मैम, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सब हो जाएगा आपका। मेलेटोनिन हार्मोन रात में निकलता है, अगर दिन में निकल रहा है तो सर इसका मतलब है आपका मतलब ब्रेन, मतलब आप आलसी हैं, ज्यादा खा लिया है, तो आप वो हार्मोन निकल भी सकते हैं दिन में, तो आपको नींद भी आने लग जाती है। ठीक है ना, तो आपको मैं सारे नोट्स अपलोड करवा दूंगी। जिन बच्चों का 22 तारीख को एग्जाम है वो बच्चे बिल्कुल चिंता मत लें, चिंता मत करें। अगर नोट्स से अगर आप लोगों को समझ में आता है थोड़ा बहुत तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ बनवा के सारी पीडीएफ डलवा देती हूँ, जिससे क्या होगा उन बच्चों को हेल्प मिल जाएगी जो बच्चे पेपर देने चाह रहे हैं। हाँ साइंस के लिए ही घटना चक्र आती है सुमन सौरभ, साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी सबके लिए आती है। आप साइंस वाले ले लीजिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब में आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं ना। मेलेटोनिन अगर अधिक निकलेगा तो सर ज्यादा नींद आएगी, ज्यादा नींद आएगी शिवम, तो इंसान का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, मतलब बायोलॉजिकल रिएक्शंस है वो इम्बैलेंस हो जाएंगी। इंसान इरिटेट रहेगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब हो जाएगा, है ना। और अगर कम निकलेगी तो नींद कम आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा। अरविंद कुमार, आपको आकर क्लास अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच। करंट अफेयर सुबह चलता है, यूट्यूब चैनल पे चलता है सुबह करंट अफेयर 8 से 9, आप पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है,
तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है और आज 2 बार वीडियो देख के अपने हाथ से नोट्स बना लीजिए। मैं तो नोट्स दूंगी पर आप भी आप पढ़ा लीजिए, आपका बना लीजिए, है ना। मुकेश थैंक यू सो मच। हाँ, जिनको क्लास हार्ड लगा वो वीडियो 2-3 बार देख लें इसको प्लीज। तो क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं। रट्टे लगा लो, नाइट हार्मोन किसको बोलेंगे, डार्कनेस हार्मोन किसको बोलेंगे, इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलेंगे, और बोन्स के पास कैल्शियम ले जाने वाला कौन सा होता है, लाने वाला कौन सा होता है, ये सारे का सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए थर्मामीटर ग्लैंड किसको बोलेंगे, इसलिए मैंने पढ़ाया, ये चैप्टर उठाया, मैंने जानबूझ के उठाया है। मैं चाहती तो मैं आपको सेल पढ़ा देती, मैं आपको टिश्यू पढ़ा देती, मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा देती, पर मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी एग्जाम बच्चों के आ रहे हैं, एग्जाम में इसका वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है। इसके बाद मैं आपको डिजीज वाला चैप्टर करवाऊंगी क्योंकि डिजीज से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं आपको विटामिन वाला चैप्टर करवाऊंगी, विटामिन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो धीरे धीरे मैं सारे कंप्लीट करवा दूंगी। चलो फिर आज इतना पढ़ना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बोले तो कल मिलते हैं हम लोग आराम से। तब तक आप इतना पढ़िए और मैं नोट्स अरेंज करवा रही हूँ, मतलब अरेंज करवाने का मतलब मेरे पास अलग अलग पीडीएफ है, मैं एक साथ बनवा के अपलोड करवा देती हूँ। हाँ, केमिस्ट्री की भी क्लास लग जाएगी। चलो कल केमिस्ट्री की क्लास लगा लेंगे, डोंट वरी, कल केमिस्ट्री पढ़ा देंगे आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कल केमिस्ट्री पढ़ लेंगे हम, बस आप लोग पढ़ाई करो, मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, बस तुम लोग पढ़ाई करो, कोई भी चैप्टर पढ़ लो, बस पढ़ाई करो तुम, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करूंगी। हाँ, ये हो सकता है पहले ज्यादा वेटेज वाले करवाऊंगी फिर कम वेटेज वाले करवाऊंगी, स्किप कोई भी चैप्टर नहीं करूंगी, सारा का सारा सिलेबस करवाऊंगी मैं, पूरा बॉटनी पूरा जूलॉजी दोनों करवाऊंगी, ठीक है। पेनक्रियास कहाँ होता है मनीषा, तो जो हमारा लीवर होता है, लीवर के साथ जुड़ा हुआ ऑर्गन होता है। चलो अगली क्लास में डायग्राम बना के पढ़ाऊंगी कि कहाँ होता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच और अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप आराम से पढ़िए और हैव ए नाइस डे। अपना और अपना घर वालों का ध्यान रखिए और अपना पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। कहते हैं